वंदे मातरम। आप देख रहे हैं पश्चिमांचल लाइव। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। गाजियाबाद में बढ़ती आग की घटनाओं को देखते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अग्निशमन विभाग को हर ब्लॉक में 100 स्वयंसेवक तैयार करने के निर्देश दिए हैं। वहीं मुख्यमंत्री के निर्देश पर गाजियाबाद के चारों ब्लॉक में हर गांव से स्वयंसेवकों का चयन करके हर ब्लॉक से 100 स्वयंसेवकों को अग्निशमन का प्रशिक्षण दिया गया है। आग बुझाने के 3 दिवसीय प्रशिक्षण के बाद स्वयंसेवकों को अग्निशमन विभाग की ओर से प्रमाण पत्र बांटे गए। और वहीं गाजियाबाद के मुरादनगर स्थित एक टीजी कॉलेज में केंद्रीय मंत्री सांसद जनरल वीके सिंह ने मोदी नगर और मुरादनगर ब्लॉक के अग्निशमन सेवा को प्रशस्ति पत्र बांटा। एक योजना बनी है प्रदेश में मुख्यमंत्री जी के उसमें हर ब्लॉक में कम से कम 100 युवा अग्निशमन के बारे में जाने, अग्निशमन की उनको बेसिक ट्रेनिंग दी जाए ताकि अगर कुछ वारदात होती है तो उसके अंदर वो मदद कर सकें। क्योंकि अग्निशमन अधिकारी बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं। 100 दिन की अपेक्षाओं में प्रत्येक ब्लॉक में 100 स्वयंसेवी प्रशिक्षित किए जाने के निर्देश दिए गए थे, जिसके अनुपालन में जिलाधिकारी महोदय के द्वारा ये इनका प्रत्येक ब्लॉक के प्रत्येक गांव से इनका चयन किया गया, जिसमें महिला और पुरुषों दोनों को जो है रखा गया। उनको 3 दिन का ब्लॉक मुख्यालय के सभागार में प्रशिक्षण दिया गया है। इनको कैसे गाँव में उपलब्ध संसाधनों से आग पर प्रभावी नियंत्रण पाने, उसकी रोकथाम करने के लिए इसके बारे में विस्तार से बताया। देखिए, जो कार्यक्रम था ये मुख्य रूप से इस बात को लेकर के है कि अग्नि से संबंधित जो घटनाएं होती हैं जिसमें जीवन और संपत्ति प्रभावित होता है, उसको लेकर के कार्यक्रम था। इसमें प्रदेश सरकार का और माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश था कि हर ब्लॉक में अग्नि सुरक्षा से संबंधित 100 ऐसे अग्नि सचेतक तैयार किए जाएं जो गांव-गांव तक, जन-जन तक अग्नि सुरक्षा उपायों को लोगों को बताएं कि कैसे वो छोटे छोटे उपाय ध्यान में रखते हुए अपने जीवन की सुरक्षा कर सकते हैं, अपनी संपत्ति की रक्षा अग्निकांड से कर सकते हैं। ग्रेटर नोएडा इंडिया एक्सपो में प्रिंट पैक का मेला लगा। दरअसल IPMA एसोसिएशन की तरफ से आयोजित प्रिंट पैक का मेला आयोजित किया गया, जिसमें सर्वोको कंपनी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और वहीं सर्वोको कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर ने प्राथमिकताएं बताई। ऐसे में कंपनी के नए ब्रांड एम्बेसडर सैफ अली खान बने हैं और सर्वोको कंपनी के हर प्रोडक्ट को देखने के लिए अधिक ग्राहक आ रहे हैं। सर्वोकॉन का जो हम स्टॉल अपना यहाँ लगाया हुआ है, जिसके अंदर सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर्स, ट्रांसफार्मर्स, UPS, आइसोलेशन ट्रांसफार्मर्स, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, जो इस प्रिंटिंग इंडस्ट्री के लिए ज़रूरत है, वो सारे प्रोडक्ट हम इलेक्ट्रिकल यहाँ पे बनाते हैं। क्योंकि किसी भी इंडस्ट्री को चलाने के लिए वहाँ पे उसको 400 वोल्टेज की एक्यूरेट वोल्टेज की ज़रूरत होती है। अगर वोल्टेज ज़्यादा आती है या कम आती है तो हमारी जो क्वालिटी है प्रिंटिंग की वो ख़राब हो जाती है। क्योंकि अगर ज़्यादा वोल्टेज आएगी तो हमारी मशीन ज़्यादा तेज़ चलेगी, तो जो उन्होंने सेट रखा हुआ है सिस्टम को, उससे कम ज़्यादा हो जाएगा। इसी तरह से अगर कम वोल्टेज आती है तो वो उसकी स्पीड कम हो जाती है। तो एक्यूरेट वोल्टेज के लिए सर्वो स्टेबलाइजर लगाना बहुत ज़रूरी होता है। ग्रेटर नोएडा के सदर तहसील में स्थित मांगने के आरोप में लेखपाल हरे कृष्ण शर्मा को निलंबित किया गया है। जानकारी के मुताबिक सदर तहसील में तैनात लेखपाल ने किसान से 7 लाख रुपए रिश्वत लेने की मांग की थी। और आपको बता दें कि लेखपाल का रिश्वत मांगने का ऑडियो वायरल हुआ, जिसमें कि DM ने ADM को जांच के आदेश दिए थे, जिसमें जांच के बाद लेखपाल को दोषी पाए जाने पर शासन ने कार्रवाई करके लेखपाल को निलंबित कर दिया। नोएडा में जन्मदिन की पार्टी या प्री वेडिंग सेरेमनी को यादगार बनाने के लिए अब आप नोएडा मेट्रो के कोच किराए पर ले सकते हैं और इसकी शुरुआत हो गई है। इसकी पहली बुकिंग सेक्टर 121 निवासी लोकेश और प्रिया राय ने की और अपने बेटे का बर्थडे धूमधाम से मनाया। इस कोच की सजावट का काम अब लगातार किया जा रहा है और आपको बता दें कि NMRC MD ऋतु माहेश्वरी ने बताया कि नोएडा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने अपने राजस्व में बढ़ोतरी के उद्देश्य से इसकी शुरुआत की है, जिसमें कि जन्मदिन की पार्टी या फिर प्री वेडिंग सेरेमनी को यादगार बनाने के लिए आप नोएडा मेट्रो के कोच किराए पर ले सकते हैं।
दिल्ली से सटे नोएडा में वर्ष 2021-22 में बेहतर बस संचालन और कमाई करने के मामले में नोएडा डिपो ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। नोएडा रोडवेज डिपो ने बेहतर बस संचालन करके प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त किया है। नोएडा डिपो 120 स्थान से सीधे 1 नवंबर पर पहुंचा। आपको बता दें कि 2021-22 में 7.05 करोड़ का राजस्व कमाया है और वहीं नोएडा डिपो के 21 रूट पर 20 लाख किलोमीटर बसें चली और 8.19 लाख लोगों को यात्रा कराई। नोएडा डिपो का जो आंकड़ों का ग्रेडिंग होती है पूरी यूपी रोडवेज की, वो उसमें 4 मुख्य बिंदु होते हैं। पर बस किलोमीटर कितना औसत आया, पर बस आय कितनी आई, उसका लोड फैक्टर क्या रहा और प्रॉफिट क्या रहा उसका। ये चारों मानकों की, और फिर औद्योगिक शांति कितनी रही, 5वां बिंदु वो भी होता है। इन 5 बिंदुओं में हम नंबर 1 पर हैं। पूरा हमारा 186 बसें हैं, लेकिन संचालित 144 बसों का है संचालन। 42 बसें 15 वर्ष अपनी पूरी कर चुकी है, जो कार्यशाला में गत 2 माह से खड़ी है। नोएडा बस डिपो उत्तर प्रदेश में नंबर 1 रैंकिंग पे आया है। आपको बता दें कि पिछले साल जो है 116वीं रैंक पे था और अब जो है पहले नंबर पर नोएडा बस डिपो आया है रैंकिंग में। आपको बता दें कि साफ़ सफाई और बस संचालक और रेवेन्यू के मामले में जो है नोएडा बस डिपो सबसे नंबर 1 पर निकल के आया है सामने। और यहाँ से आपको बता दें कि सबसे लंबा रूट जो है अयोध्या के लिए चलाया जाता है। मेरठ, आगरा और अन्य जगहों के लिए यहाँ से बसें चलाई जाती हैं। ARM के द्वारा साफ तौर पे बताया गया है कि ये जो पूरा रेवेन्यू निकल के एक मंथ का जो है 7 करोड़ निकल के आया है, ये उनके स्टाफ की मेहनत और जो उनकी गाइडलाइंस थी उसको लेकर के साफ तौर पर दिखाई दे रही है उनकी मेहनत। और आगे उनकी तरफ से यही कोशिश की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा यात्री यहाँ से यात्रा करके अपने निवास स्थान तक पहुंच सके। नोएडा से विनायक गुप्ता, नेटवर्क 10। गाजियाबाद पुलिस की ओर से चलाए जा रहे ऑपरेशन पाताल के तहत गाजियाबाद के देहात के सर्कल और सिटी 2 के सर्कल की ओर से बने अधबने लगभग 75 हथियार बरामद किए गए हैं। साथ ही 25 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं गाजियाबाद के SP देहात डॉक्टर ईरज राजा का कहना है कि प्रदेश सरकार की ओर से चलाए जा रहे ऑपरेशन पाताल के तहत बीते 2 दिनों से लगातार जिले भर में कार्रवाई की जा रही है और उसी के तहत देहात पर कल और सिटी 2 सर्कल पुलिस द्वारा ये बरामदगी की गई है। ऑपरेशन पाताल आगे भी जारी रहने वाला है। आने वाले दिनों में 1 से 2 दिनों में ऑपरेशन पाताल के तहत और भी बड़ी संख्या में हथियारों की बरामदगी की जाएगी। ऑपरेशन पाताल सरकार के द्वारा जो अभियान चलाया जा रहा है ऑपरेशन पाताल में ये है कि जो पूर्व में इस तरह के अपराधी रहे हैं, जो कि तमंचा पिस्टल बनाने में संलिप्त रहे हैं, उनके बारे में जानकारी करना एवं अगर वो दोबारा इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं, तो हमको ट्रेस करके उन पर कार्रवाई करनी है। इसके अलावा शस्त्र फैक्ट्रियाँ अवैध जहाँ जहाँ संचालित हो रही हैं, उनको ट्रेस करके उन पर कार्रवाई करनी है। एवं इसमें अन्य और भी कई चीज़ें हैं जिस पर हम लोग लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। तो उसी के क्रम में ऑपरेशन पाताल में लगातार इसमें कार्रवाई चल रही थी। तो ये हमारे अगले पिछले 1-2 दिन की जो हमारी कार्रवाई है उसको हम लोगों ने कंपाइल करके यहाँ पर PC कर रहे हैं। सपा नेता यूसुफ मलिक समेत 6 लोगों के खिलाफ सिविल लाइन थाने में गैंगस्टर एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसमें यूसुफ के भाइयों और समधी दामाद के खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई की गई है। वहीं SSP मुरादाबाद हेमंत कुटियाल ने बताया है कि यूसुफ मलिक समेत 6 लोगों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। SSP की माने तो सपा नेता यूसुफ मलिक ने अपर नगर आयुक्त से अभद्र व्यवहार और धमकी दी थी और सरकारी काम में बाधा डालने के संबंध में ये कठोर कार्रवाई की गई। वहीं SSP ने बताया कि 21 मुकदमे सपा नेता पर पहले भी दर्ज हैं। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को सरकार के ही नुमाइंदे पट्टा लगाने में जुटे हुए हैं। ताजा मामला शाहजहांपुर जिले का है, जहां पर CWC और FCI वेयरहाउस गोदाम का है, जहां पर तैनात मैनेजर गरीबों को उपलब्ध करवाए जाने वाले खाद्यान्न में मिट्टी और कंकड़ मिलाकर जबरन वितरण के लिए भेजने पर दबाव बनाते हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि तस्वीरें खुद बता रही हैं। शिकायत मिलने पर SDM सदर द्वारा पूर्ति निरीक्षक को वेयरहाउस में जांच के लिए भेजा गया, जहां मौके से
पहुंचे पूर्ति निरीक्षक ने ट्रकों में गरीबों को वितरित के लिए लोड करवाए जा रहे चावल की गुणवत्ता जांची तो उनमें मिट्टी और कंकड़ समेत कूड़ा करकट मिक्स नजर आया। एक नहीं बल्कि कई बोरे खुलवाकर गरीबों को बांटने वाले खाद्यान्न में कूड़ा करकट और मिट्टी पाए जाने पर वेयरहाउस मैनेजर राजेश वर्मा को कड़ी फटकार लगाई गई। इस मौके पर पहुंची मीडिया की टीम द्वारा जब खाद्यान्न पहुंचाने वाले ट्रक ड्राइवरों से बात की गई तो उन्होंने बताया कि मिट्टी कंकड़ मिश्रित खाद्यान्न जबरन ट्रकों में लोड करवाया जाता है। अगर लोडिंग करने से मना करते हैं तो वेयरहाउस मैनेजर ट्रकों की लोडिंग नहीं करवाते हैं। हुई थी एसडीएम मैडम को कि यहाँ पे गंदा चावल लादा जा रहा है, तो उसी में एसडीएम मैडम ने भेजा था कि यहाँ चेक करें और बताएं। तो यहाँ देखा गया कि बहुत से जो बोरे हाथ से सिले हुए हैं वो गंदे थे, तो वो मना किया गया कि कोई भी गंदा बोरा यहाँ से नहीं जाएगा। एक ब्रेक यहाँ पर कहेंगे, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। गाजियाबाद में एक वृहद रोजगार मेले का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन सेवा योजन विभाग, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण गाजियाबाद और आरडी इंजीनियरिंग कॉलेज द्वारा किया गया। गाजियाबाद से सांसद एवं केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह के साथ गाजियाबाद के डीएम राकेश कुमार सिंह वहां पर पहुंचे और सीडीओ विक्रमादित्य सिंह मलिक ने इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह ने रिबन काटकर इस मेले का शुभारंभ किया। केंद्रीय मंत्री ने चयनित हुए युवाओं को कंपनियों द्वारा दिए गए ऑफर लेटर भी बांटे और इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि ये नहीं देखना चाहिए कि रोजगार छोटा है, अभी तो बड़ा है, सरकारी है या फिर गैर सरकारी है, क्योंकि सभी को सरकारी नौकरियां मिलना मुमकिन नहीं है। इसलिए अपनी काबिलियत के अनुसार प्राइवेट कंपनियों में भी रोजगार प्राप्त करना एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आगे की संभावनाओं को देखते हुए अपनी कार्य क्षमता और प्रतिभा को प्रस्तुत करना यही आप लोगों का उद्देश्य होना चाहिए। और वहीं रोजगार मेले में तकरीबन 4000 युवाओं ने रजिस्ट्रेशन कराया है और अपने इंटरव्यू के लिए स्कूल में इकट्ठे हुए तकरीबन 50 कंपनियों द्वारा आज इस रोजगार मेले में प्रतिभाग किया गया। मानसिकता बन गई है कि नौकरी का मतलब है सरकारी नौकरी। आज की तारीख में जो क्रिएटिव है, जो काम करना चाहता है, जिसके अंदर योग्यता है, उसके लिए सरकारी नौकरी उसको संकुचित कर दे। उसको अगर खेलना है, उभरना है, तो उसके लिए प्राइवेट नौकरी, प्राइवेट चाहे वो कंपनी हो, चाहे रिसर्च में हो, चाहे किसी चीज में, उसके अंदर उसके लिए ज्यादा अच्छा है। शायद जरूरत है हमारे लोगों को समझने की कि नौकरी के अंदर, सरकारी नौकरी में उतना पैसा नहीं मिलेगा और प्राइवेट नौकरी के अंदर प्राइवेट कंपनी आपकी योग्यता के अनुसार पैसे देती है। देखिए, ऐसे रोजगार मेला लगते रहने चाहिए और योगी जी के सराहनीय कदम का हम सब लोग जो है मतलब दिल से धन्यवाद देते हैं योगी जी को कि उन्होंने ऐसा कदम उठाया है और इस तरीके के मेले साल में 2 से 3 लगने चाहिए। जैसे आज इनका जो सिंह साहब हैं और भी लोग इनके जो कार्यालय के हैं, बहुत अच्छा काम किया है उन्होंने और करीब 50 के आसपास। मैं यही उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पे मतलब रोज़गार मिलना चाहिए और ये बहुत अच्छा काम किया है सरकार ने कि यहाँ पे रोज़गार दे रही है। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट आज विधानसभा में पेश किया गया, जिसमें 6,15,518 करोड़ का बजट पेश किया गया है। इसको लेकर संवाददाता नरेश ठाकरे ने आगरा के देहात में किसानों से खास बातचीत की। आप भी देखिए। योगी सरकार 2 का पहला बजट आ चुका है। इस बजट में कई योजनाएं किसानों के लिए भी शामिल की गई हैं। मैं इस समय आगरा के देहात क्षेत्र में मौजूद हूं। यहां पर हमारे साथ तमाम किसान हैं। आज हम इनसे बात करेंगे जिस तरीके से बजट में जो कई योजनाएं ऐसी हैं जो किसानों के हित में हैं, किसान उन योजनाओं को कैसे देखते हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम सुनील सिकरवार है। सुनील जी, आज ये योगी सरकार का बजट आया है, कई योजनाएं उसमें शामिल की गई हैं। एक योजना है कृषक सड़क दुर्घटना योजना जो शामिल की गई है, कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए, जो कृषक सड़क दुर्घटना योजना थी उसमें पूर्व से ये योजना चली आ रही है, परंतु इसमें पहले क्या होता था कि जिन लोगों के नाम से कृषि भूमि हुआ करती थी उन्हीं लोगों को इस योजना का लाभ मिलता था। सरकार ने इस बार ये एक अच्छी इसमें पहल की है, अच्छा एक ये पहलू जोड़ा है
कि ऐसे किसान जिनके पास अपनी निजी भूमि नहीं है, वो किसी और के भूमि पर खेती कर रहे हैं, उन लोगों को भी इसमें सम्मिलित किया गया है कि ऐसे लोगों को, ऐसे किसानों को भी इस योजना का लाभ मिलेगा। एक और योजना शामिल की गई है, करीब 1500 सोलर प्लांट भी लगाए जाएंगे जी, कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए, ये एक बहुत अच्छी योजना है, क्योंकि एक प्रदेश की बात नहीं कर रहा, मैं संपूर्ण भारत की बात कर रहा हूँ। हम भारतीय निवासी हैं, भारतीय हैं। हमारे देश में बिजली का संकट दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, तो उस संकट को दूर करने के लिए हमें कहीं ना कहीं से उसके दूसरे रूप भी ढूंढने पड़ेंगे। तो यह एक योजना, यह बजट में इसको सम्मिलित करना वही रूप है कि सोलर से किसानों को उनके नलकूप चलाए जाएं, और ये एक ट्रायल के रूप में है अभी सरकार के द्वारा। ये अगर सक्सेस होता है तो इसको एक बहुत बड़े रूप में धरातल पर उतार। आपसे जानना चाहूँ, क्या नाम है आपका? रवि सिकरवार। बीज और खाद के लक्ष्य को सरकार ने बढ़ाया है, बीज और हाँ, कैसे देखते हैं आप इसे? ये अच्छी पहल है सरकार की। बीज और खाद से किसानों को लाभ मिलेगा, नए बीज मिलेंगे, खाद भी मतलब मिल रहा है, लेकिन उसको थोड़ा सा इसकी रेट बढ़ती जा रही है हर साल, उस पर थोड़ा सा अंकुश लगना चाहिए, जिससे किसानों को और राहत मिलेगी। इससे बजट में जो आपके लिए योजनाएं शामिल की हैं, कितने संतुष्ट हैं आप लोग? इससे संतुष्ट भी हैं और थोड़ी सी कमियां भी हैं, थोड़ा सा और जैसे अपेक्षाएं हम लोग कर रहे थे कि बिजली का बिल पूरा माफ होना चाहिए, तो वो नहीं हो पाया। बाकी ठीक है किसानों के। चलिए ठीक है, आपसे जानना चाहूँगा, जो भी बजट में जो किसानों के लिए योजनाएं जो शामिल की गई है, कितनी लाभदायक हो सकती हैं? देखिए, सरकार का शुरुआत से, जब से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, फिर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, तभी से सरकार का एक उद्देश्य चला आ रहा है। हमारे प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री ने कई बार इस बात को कहा भी है कि हमें किसान की आय दुगनी करनी है। तो इस बजट में जो भी योजनाएं किसान को लाभान्वित की गई हैं, वो कहीं ना कहीं आप विचार कीजिए, किसान की आय दुगनी करने के लिए ही वो कदम बढ़ाए गए हैं। जैसे कि सोलर की अभी हमने चर्चा की थी, ये कदम भी उसी दिशा में जा रहा है। अगर हम सोलर का अपने नलकूप पर इस्तेमाल करेंगे तो बिजली की खपत कम होगी, और हो सकता है अगर हम उस प्रोजेक्ट को सोलर के को बढ़ा के लगा दें तो हम उससे पैसा भी कमा सकते हैं। तो ये उसी दशा में कदम बढ़ाए जा रहे हैं कि किसान की आय को हम धीमे धीमे दुगना करते जाएं। और ये देखिए, कोई भी कार्य एकदम नहीं संपन्न हो पाता, हर कार्य को चरणबद्ध तरीके से चलाना पड़ता है। हमें 6वीं मंजिल पर पहुंचना है तो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं चढ़ेंगे तभी 6वीं पे पहुंचेंगे। तो बस तो ये थे हमारे साथ किसान। कहीं ना कहीं जिस तरीके से योगी सरकार 2 का बजट आया है, उसमें जो किसानों के लिए योजना जो शामिल की गई है, किसान कहीं ना कहीं संतुष्ट नजर आ रहे हैं। मैं नरेश धांकरे, नेटवर्क 10। नगर पंचायत जांसट कार्यालय से सभागार कक्ष में बैठक हुई, जहां पर उप जिलाधिकारी जांसट जयेंद्र कुमार ने शासन के निर्देश के अनुसार नगर क्षेत्र में यातायात व्यवस्था, अतिक्रमण, साफ सफाई को लेकर चर्चा की। और वहीं एसडीएम जांसट जयेंद्र कुमार ने साफ कहा है कि शासन के निर्देश के अनुसार किसी भी तरह का अतिक्रमण या फिर अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अभी जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी के जो निर्देश मिले हैं, उसके क्रम में एक बार जितने बार यहाँ के स्ट्रीट वेंडर्स हैं, जितने बार यहाँ के व्यापार मंडल के पदाधिकारी हैं, और भी जो लोग हैं, सम्मानित पार्षद हैं, सभी लोगों से एक बैठक करके सबको सूचित कर दिया गया है कि हमारे प्लान्स क्या क्या हैं। हम बस स्टैंड कहाँ बनाने जा रहे हैं, जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनको हम कहाँ विस्थापित करने जा रहे हैं, तो ये चीज़ उनको बता दिया गया है। और ये भी बता दिया गया है कि पॉलीथीन का जो अभियान चलने वाला है वो किस तारीख से चलेगा। 2 दिन 3 दिन का समय दिया गया है कि आप अपना वापस कर दीजिए नगर पालिका को, ताकि आपके ऊपर आर्थिक दंड ना लगे। और यदि उसके बाद भी जो इन निर्देशों का पालन नहीं करेंगे, उनके खिलाफ जो भी आर्थिक दंड लगाए जाएंगे वो उनको सार स्वीकार करना पड़ेगा। ग्रेटर नोएडा दादरी कोतवाली पुलिस ने अवैध तरीके से ब्रांडेड कंपनी के नाम से फर्जी नमक बनाने वाली फैक्ट्री पर छापेमारी की है, जहां पर भारी मात्रा में नकली नमक बरामद हुआ है। और पुलिस के आला अधिकारियों का कहना है कि 600 क्विंटल नकली नमक के साथ टाटा कंपनी के 24,000 रैपर भी पुलिस ने बरामद किए हैं। पुलिस ने 2 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके आगे की जांच शुरू कर दी है। और वहीं पुलिस के आला अधिकारियों का कहना है कि पकड़े गए नमक की कीमत कई लाख रुपए बताई जा रही है। ये टाटा सॉल्ट कंपनी वालों की तरफ से ही कल एक शिकायत आई थी, जिसमें तत्काल मेरी टीम को वहाँ भेजा गया था कस्बा दादरी में। वहाँ पर एक अवैध टाटा नमक बनाने वाली एक फैक्ट्री जो है पकड़ी गई है, और उसमें भारी मात्रा में लगभग 600 क्विंटल का ये जो नकली नमक है ये बरामद हुआ है।
और साथ ही साथ ये 24,000 टाटा सॉल्ट के रैपर बरामद हुए हैं। 2 लोगों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया है कॉपीराइट्स एक्ट और 420 में, और अन्य जो है इसके अभियुक्तों के विरुद्ध जो है अगर प्रकाश में आते हैं और पूरे सप्लाई चेन में जो भी इनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है, पुलिस अपनी जांच कर रही है। रामपुर में लगातार पुलिस आरोपियों की धरपकड़ में लगी हुई है। रामपुर के थाना टांडा पुलिस ने चोरी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है और आपको बता दें कि एसओजी और थाना टांडा पुलिस की संयुक्त टीम की ओर से सूचना के आधार पर कार्रवाई की गई। वहीं नगली रोड पर थाना टांडा से 8 चोरी की मोटरसाइकिल के साथ में पुलिस ने 8 वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है। ये सभी चोर लगातार चोरी जैसी घटनाओं को अंजाम देते चले आ रहे थे। फिलहाल टांडा पुलिस ने बाइक चोरी करने वाले एक गिरोह को गिरफ्तार करके कार्रवाई शुरू कर दी है। आज एसओजी प्रभारी सरित मलिक और टांडा प्रभारी अजय पाल सिंह ने अपनी टीम के साथ एक कार्रवाई की, जिसमें 8 चोर पकड़े गए। इनके पास से 8 मोटरसाइकिल बरामद हुई है। जो इनका गैंग लीडर है वो अफजाद पुत्र छोटे निवासी धौलपुर थाना पटोरी का रहने वाला है और पहले भी ये कई मरतबा जेल जा चुका है। इनका मॉडस ऑपरेंडी ये था कि ये आसपास के जनपदों से मोटरसाइकिल चोरी करते थे। पास के राज्य उत्तराखंड से भी उन्होंने चोरियाँ की और नंबर बदलकर और चेसिस नंबर भी बदल देते थे। यूपी के शाहजहांपुर में कटरा थाना पुलिस ने लगभग 2 करोड़ रुपए की कीमत की अफीम के साथ 2 मादक पदार्थ तस्करों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। गिरफ्तार किए गए तस्करों के पास से 930 रुपए नकद, 2 मोबाइल फोन और 1 मोटरसाइकिल बरामद की है। दरअसल कटरा थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर बीती रात बत्रा अंडरपास ओवरब्रिज के नीचे 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से 2 से ज्यादा किलोग्राम फाइन क्वालिटी की अफीम बरामद की गई है। इसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत तकरीबन 2 करोड़ से ज्यादा की जा रही है। गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों से पूछताछ के दौरान सामने आया है कि आसपास की अफीम की खेती करने वालों से सस्ते दामों पर अफीम खरीदकर हाईवे के किनारे बने होटल और ढाबों पर पंजाब जाने वाले ट्रक ड्राइवरों को सप्लाई करते थे। आज भी वो अफीम की ये खेप सप्लाई करने के लिए जा रहे थे। इसी दौरान पुलिस टीम की ओर से उनको गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल पुलिस टीम गिरफ्तार किए गए मादक पदार्थ तस्करों को जेल भेजने की तैयारी में जुट गई है। मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले अपराधियों के विरुद्ध चल रहे कार्रवाई के क्रम में थाना तिलहर को एक महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। उनके द्वारा मुखबिर की सटीक सूचना पर 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके नाम शरीफ और मोहम्मद उमर हैं, जो जनपद बरेली के रहने वाले हैं। इनके कब्जे से 2 किलो 500 ग्राम अफीम बरामद हुई, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत लगभग 2.5 करोड़ रुपए है। इनसे गहनता पूछताछ की गई है और उससे प्राप्त अभिसूचनाओं के आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। इनके विरुद्ध थाना तिलहर पर सुसंगत धाराओं के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। पश्चिमांचल लाइव में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।